Good morning, my dear students, and today we want to discuss about the D block elements. Okay, we know that in previous class we have discussed about the first transition series. Okay, and आज जो हम अध्ययन करेंगे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, और आज जो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड टुडे वी हैव टेकिंग टू सेकेंड एंड third transition series. Okay, am I right? And my dear students, in previous class second and third transition series के हमने जो important topics like this electronics configurations, and second is the atomic radius, and third melting and boiling points. Okay, and fourth variable low oxidation state. Okay, and fifth पैरामैग्नेटिक नेचर, या यूँ कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर्ड नेचर्स. ओके, एंड सिक्स्थ आई थिंक द डेंसिटी. ओके, सो मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं. और तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स दैट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और उसका कुछ पार्ट हमने अध्ययन कर लिया. अर्थात वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द octahedral, tetrahedral, and third is square planar. Okay, and my dear students, we know that in previous class we have discussed about the octahedral, tetrahedral and square planar complex. Okay, and we know that फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या अंतर है जो कि इम्पोर्टेंट है. वी नो दैट एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट in previous class from scandium to zinc. Okay, so many type of complexes which are formed by the first transition series like this: NiCN4-2 and second CuNH3 all 6+2. Okay, अब मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. अर्थात फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया गया था वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 and 6. ओके, बट इन केस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अपन को देखने को मिला है 7 and 8 से भी अधिक. तो मेरे प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एक सामान्य बात होती है. ओके, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनमें हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, अर्थात 7, 8 और इससे भी ज़्यादा. हालांकि कम के भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम भी पाए जाते हैं, लेकिन
जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 4 और 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सामान्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक जनरल, एक सामान्य क्या है, अंतर है, ठीक है। अर्थात ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टाइडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हम इनका ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, ओके। एंड टुडे वी वांट टू टेकिंग एंड कैलकुलेटिंग वैल्यू अबाउट द CFSE। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हमने प्रीवियस क्लास में ऑक्टाइडल एंड टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे बनते हैं इसका अध्ययन किया था। उसके बाद में एज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल एज कंपेयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अर्थात CFSE के मान का भी अपन ने अध्ययन किया था, ठीक है। अर्थात ऑक्टाइडल में CFSE की वैल्यू क्या होगी, टेट्राहेड्रल में CFSE का मान क्या होगा, इनका अध्ययन भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक दिस फॉर ऑक्टाइडल, like this, okay. My dear students, we know that 1 2 3 4 5 ये क्या है, d ऑर्बिटल है। समझने की कोशिश करना, like this Eg, okay, and 1 2 3 T2G। ये तो मैं ऑक्टाइडल केस की बात कर रहा हूँ। अब अगर अपन टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे tetrahedral, okay, like this 1 2 3 4 5 like this, okay। और इसको भी क्या किया अपन ने, 1 2 3 एंड ओके, अर्थात T2G and this is Eg, okay, dxy, dyz and dzx, okay, am I right। यहाँ पर देखिएगा dx square y square and dz square, okay, like this, and again d orbital dxy, dyz and dzx, like this dx square y square and dz square, am I right। तो my dear students, we know that in octahedral condition में जब लिगेंड्स आते हैं पास में तो क्या होता है, d ऑर्बिटल डिवाइड हो जाता है, d ऑर्बिटल डिवाइड इन टू पार्ट्स Eg and T2G, ओके। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉक एंड नाउ वी वांट टू गोइंग टू अबाउट दिस CFSE, अर्थात यहाँ पे 10 ये CFSE, ओके। अब कुछ -0.4 डेल जीरो ऊपर प्लस 0.6 डेल जीरो, ठीक है। कहने का मतलब ये यहाँ पे जो, क्योंकि डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल जैसे लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स आने के बाद में डी ऑर्बिटल डिवाइड इन द टू पार्ट्स, ओके। अब उसके लिए कितनी CFSE जो वैल्यू होती है इस पूरे सिस्टम में वो क्या होती है, 10 डेल जीरो होता है, ठीक है। इसमें जो T2G होता है इनकी औसत वैल्यू क्या होती है, औसत ऊर्जा जो होती है -0.04, ओके, प्लस 0.6 डेल जीरो, ठीक है। ये तो होता है ऑक्टाइडल के केस में, ठीक है। बट इन केस ऑफ द डी ऑर्बिटल वी नो दैट, अगर अपन ऑक्टाइडल केस की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑक्टाइडल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अर्थात जो यहाँ Eg थे वो कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड T2G जस्ट कम अपर साइड, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द क्वेश्चंस कम्स इन आवर माइंड्स, व्हाई, अर्थात ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लिगेंड्स के डी ऑर्बिटल के आने की जो पोजीशन होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात ऐसी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सिर्फ CFSE अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन केस
देखना यहाँ पर T2G लोअर एनर्जी वाले हैं, यहाँ पे EG है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ΔT CFSE, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स -0.6 ΔT एंड 0.4 ΔT, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि CFSE के मान में क्या होता है। जब ऑक्टाइडल केस होता है तो EG की तरफ 0.6 ΔT होता है, इन केस क्या होता है -0.4 ΔT नीचे होता है T2G में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे T2G अपर की साइड पे तो 0.4 ΔT 0.4 वैल्यू T2G के लिए जो कि अपर साइड पे चली जाती है, और -0.6 अर्थात जो एवरेज वैल्यू है CFSE की वो EG, चूंकि EG यहाँ पे लोअर एनर्जी के हो जाते हैं, T2G हायर एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। एम आई राइट? ये कॉन्सेप्ट मेरा आपको इसलिए बताना था कि ताकि अपन जब CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, अब इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल क्या लिखोगे, लाइक दिस CFSE, ओके। इन केस ऑफ ऑक्टाइडल 0.6 ΔT प्लस -0.4 ΔT, ये तो किसके लिए, ऑक्टाइडल के लिए, ठीक है। इन केस क्या हो जाएगा, इन केस ये होगा CFSE इक्वल -0.4 ΔT, ओके, प्लस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, -0.4 ΔT प्लस यहाँ पे 0.4 नहीं है, -0.6 ΔT, ये ध्यान रखना, ΔT इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल प्लस 0.4 ΔT लाइक दिस, ओके। अर्थात कैलकुलेशन जब अगर हम करेंगे, यहाँ पे 0.6 ΔT प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। इन केस T2G में, इस केस में क्या होगा, -0.6 किसके लिए, EG के लिए, ठीक है, और 0.4 T2G के लिए, ठीक है। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं और CFSE का मान काउंट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, अर्थात सपोज दैट फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है, D1 D2 D3 D4 एंड D5, एम आई राइट? अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ, तो पहले EG फिर T2G लाइक दिस 1 2 1 2 3, ओके। इसी प्रकार 1 2 1 2 3 लाइक दिस, यहाँ पर आ जाइए 1 2 1 2 3 लाइक दिस, ओके। D5 के केस में लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, D1 की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा EG एंड T2G, EG T2G, ओके, EG एंड T2G लाइक दिस, EG एंड T2G, EG एंड T2G, ओके, एम आई राइट? अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी अर्थात टेट्राहेड्रल के लिए क्या कर रहे हैं, CFSE, अर्थात CFSE, ओके, -0.6 ΔT प्लस 0.4 ΔT लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CFSE इक्वल -0.6 × 1, अर्थात क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है तो -0.6 ΔT, ठीक है। इस केस में बात करेंगे अपन CFSE -0.6 × 2, ओके, क्या हो जाएगा, -1.2। इस केस में
like this, minus 0.6 into 2 plus 1, 2 plus 0.4 into 1. Okay, what will you get? Minus 1.2 plus 0.4, it means minus 0.8. ओके, 0.8 हो जाएगा, ठीक है, राइट. इन केस CFSE like this, minus 0.6 into 2 plus 0.4 into 2, then we will get minus 1.2 plus 0.8, अर्थात क्या आ जाएगा, माइनस का 0.4 लाइक दिस. इन केस CFSE, इन केस क्या होगा, माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3, यहाँ आ जाएगा 0. ठीक है, तो आई थिंक दैट ये हमने CFSE जो कि टेट्राहेड्रल के लिए कैलकुलेट किया था. आई थिंक दैट दिस पॉइंट टू क्लियर यू. ओके, एम आई राइट? इससे इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड फॉर द ऑक्टाहेड्रल, अर्थात ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE का मान अपन कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम ले रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा और हमेशा क्वेश्चन में आता है. सबसे पहले तो डिफाइन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अर्थात CFSE क्या है और दोज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड टू CFSE वैल्यू. ओके, जस्ट कम लाइक दिस, फैक्टर्स लाइक दिस. ओके, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट क्या हो सकता है, ज्योमेट्री ऑफ complex like this. Second, electronic configuration of central metal ion. Okay, नेक्स्ट, डेल या CFSE वैल्यू स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स. ओके, एम आई राइट? नेक्स्ट चलिएगा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वह है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड so many times such type of question comes in our exams and asking like this, and those are the factors which are affected to CFSE value, and how you can calculate the CFSE value in the tetrahedral and octahedral presence of the unpaired electrons or paired electrons like this D1, D2, D3, D4, D5. Okay, so my dear student, just we come here, geometry of complex. Okay, my dear students, we know that how you can identify, अर्थात ज्योमेट्री किस प्रकार CFSE मान को प्रभावित करती है, अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो CFSE वैल्यू को किस प्रकार से इफेक्ट करती है. अर्थात इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड लाइक दिस octahedral and second is the tetrahedral. And we know that in previous class we have studied octahedral complex is the more stable as compared to tetrahedral. We know that in previous class because CFSE value of octahedral is greater than tetrahedral. And how you can identify?
अरे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन द ऑक्टाइडल कंडीशंस अर्थात देयर आर 6 लिगेंड्स एंड 6 लिगेंड आएंगे तो क्या होगा, जब डी ऑर्बिटल का विपाटन होता तो CFSE का मान बढ़ जाता है इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है, ऑक्टाइडल ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज टेट्राहेड्रल का जो CFSE मान है क्या होता है एज कम्पेयर सॉरी ऑक्टाहेड्रल का CFSE का मान जो होता है टेट्राहेड्रल के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आई थिंक दैट इसमें क्या होता है 6 लिगेंड्स होते हैं और 6 लिगेंड्स की वजह से क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्थात ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा, सपोज दैट 1 2 3 4 5 ओके, एंड इन केस ऑफ द AG, इन केस ऑफ द 1 2 3 T2G ओके। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन केस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर अपन ऑक्टाइडल कंडीशन की बात करें ओके, तो क्या होगा, चूंकि ऑक्टाइडल की केस में T2G है, अब T2G में क्या होता है, सपोज दैट अपन है D4 की बात करें 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 एंड on behalf of the presence of the d orbital means that in T2G there are 4 electrons okay and EG having the 1 electrons। तो मेरे प्यारे बच्चों T2G ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी वाला होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो अगर T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इट मीन्स CFSE का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एम आई राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को अगर अपन इस प्रकार समझा सकते हैं कि भाई अगर डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, CFSE का मान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एम आई राइट। जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। सेकंड अगर अपन बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस ओके, लाइक दिस। अर्थात अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट so many type of complex compounds which having the central metal ions okay, we know that central metal ion having the unpaired electrons like D1 D2 D3 D4 D5 like this, D1 D2 D3 D4 and D5 okay। अर्थात जो भी सेंट्रल मेटल आयन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अर्थात सपोज दैट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D4 है, D3 है, D5 है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि इन केस ऑफ दी अपन क्या करते हैं, D4 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज दैट 1 2 3 4 5 ओके, D4 की अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 ओके, डिवाइडेड इन like this and 1 2 3 अर्थात T2G and EG अर्थात 1 2 3 and 4 एंड जस्ट इससे पहले हमने जो पॉइंट लिया था ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन ओके, अर्थात उसमें भी क्या था, T2G में प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो CFSE का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन केस अगर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस, अगर सपोज दैट उसका सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसी व्यवस्था में आते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में, वो क्या होते हैं, T2G में जाएंगे, T2G के बाद में EG में जाएंगे, तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अर्थात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये कह सकते हैं कि इसका CFSE का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एम आई राइट। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियरिटी ओके, ये हो गया। अब आपने जैसा कि इससे पहले जो पढ़ा था ज्योमेट्री, अर्थात जो पहले लिया था ना ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ओके, like this। अब my dear students, we know that in case geometry of complex
इसमें भी वही था, चूँकि यहाँ पे T2G में क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, तो CFSE का मान ज़्यादा हो गया। और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से हैं कि T2G में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो CFSE का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डेल वैल्यू लाइक दिस CFSE, ओके, अर्थात डेल वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक, okay. My dear students, we know that, and how you can identify and how you can calculate CFSE value depend on the strong field and weak field, okay. And I think that there are two type of terms like this. One is the inner, second is higher, okay. मेरे प्यारे बच्चों, हमने CFSE के मान में, अर्थात मैं CFSE के मान में अपने देखा है यहाँ पे CFSE की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या वीक लिगेंड्स और इनर और हायर, इनर स्पिन एंड हायर स्पिन, ओके, एम आई राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट CFSE वैल्यू अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स, अर्थात लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अर्थात दोज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स CFSE वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ द वीक लिगेंड्स CFSE वैल्यू क्या हो जाएगी, CFSE वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। वी नो दैट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड अर्थात इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयरिंग हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी CFSE का मान ज़्यादा होता है, या ये कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसके कंपेयर में भी इनकी वैल्यू या इनकी जो एनर्जी होती है CFSE के कंपेयर में भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए डी ऑर्बिटल में जब इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल और वो भी स्पेशली इनर स्पेयर या इनर स्पिन जब लिगेंड्स आता है तो डी ऑर्बिटल इज द डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स लाइक EG ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल, एंड सपोज दैट number of electrons present in the d orbital means the T2G having the 4 electrons, okay, and EG there are no electrons present in the EG, okay। तो इस केस में क्या होगा, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो CFSE का मान भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ज़्यादा होगा, जबकि CFSE का मान वीक लिगेंड्स प्रेजेंस है तो क्या होगा, CFSE का मान कम होगा, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइक दिस, यहाँ पे दो प्रकार की टर्म होती है, इनर स्पिन, ओके, इनर स्पिन, इनर स्पिन, सेकेंड इज हायर, हायर स्पिन, ओके। वी नो दैट लाइक दिस DsP2, D2sp3, okay, and D3sp3, okay, and in case of the sp3 D2 sp3 D and sp3 D3 like this, am I right। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनर स्पिन एंड आयर स्पिन, चूंकि इनर स्पिन के केस में क्या होगा, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनर स्पिन होगा, अर्थात सपोज दैट 1 2 3 4 5 like this, 1 2 3 4 5, okay। सपोज दैट अपन निकल की बात करेंगे, ठीक है, जैसा कि NiCN4 -2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि
दो तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से निकल जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। लाइक दिस कंडीशन हो जाएगी माय डे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, ठीक है। सॉरी ये इसके लिए नहीं है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लाइक दिस, अगर अपन इसकी बात ही कर रहे हैं तो लाइक दिस, ताकि आपको लगे नहीं। सपोज दैट NiCN4 एंड -2, ठीक है। अब निकिल क्या होता है, 28, निकिल 28 है ना, अर्थात 4s2 3d8, ओके। एम आई राइट? अर्थात माय डे स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो एक बार मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइक दिस, तो यहाँ पे सपोज दैट 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे कहने का मतलब इसमें जब अपन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो ये इस तरह से हो जाता है। और 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात डी क्या बच जाता है, वैकेंट बच जाता है। तो ये क्या करता है, DsP2 हाइब्रिडेशन में भाग लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, इनर स्पिन इन प्रेजेंस ऑफ द हाईली स्ट्रॉन्ग फील्ड मीन्स दैट highly strong ligands, okay, and suppose that if the weak ligand present, it means इनर स्पिन होकर क्या होगा, हाई स्पिन होगा, ठीक है, या आउटर स्पिन होगा, या हायर स्पिन होगा, है ना, बाह्यतम कोर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात इसकी, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब मैं एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइक दिस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई विच आर द लिगेंड्स इज द हाईली स्ट्रॉन्ग और वीक, लाइक दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना जा रहा हूँ लाइक दिस। सपोज दैट आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH, फ्लोराइड, H2O and NH3 लाइक दिस। NH3 के साथ में है C5, H5N and NO2 and साइनाइडाइन, ओके। अर्थात ये देखेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ए स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। क्या है ये, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज द इम्पोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अर्थात ये यहाँ तक क्या हो जाते हैं, वीक लिगेंड्स, यहाँ से यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं। NO2 cyanide strong ligands, ठीक है। एंड सो मैनी क्वेश्चंस, सो मैनी कॉम्प्लेक्स वी हैव सीन ऑलरेडी, NiCN4 -2, FeH2 का वॉल 6 + 3 एंड K4 FeCN 6 -3 -4, सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ओके। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिनका अपन इनर स्पिन और आउटर स्पिन बोलते हैं, या इनर स्पिन या लव स्पिन या हायर स्पिन, तो माय डियर स्टूडेंट उस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स वीक है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू यू, ओके। नेक्स्ट, अब ये तो होगी बात इसकी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 important पॉइंट्स लाइक दिस। आई थिंक दैट चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ओके, ठीक है। वन ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेकंड इज साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। या लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयंस एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, एंड आप किस प्रकार कर सकते हो कि भाई जैसे जैसे सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो CFSE का मान बढ़ेगा, ठीक है। एम आई राइट? तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जस्ट आई एम टेकिंग लाइक दिस, K4 FeCN6 -3 and second K4 FeCN6 -4,
अब माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो आर दी कॉम्प्लेक्स, अर्थात इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की क्या है, अगर ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, इस प्रकार के जिनमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, जिस पर अधिक आवेश है, वो क्या हो गए, ज़्यादा स्टेबल हो गए। अब वन ऑफ द क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड्स, व्हाई, अरे भाई वो क्यों स्टेबल होंगे? माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन की साइज छोटी है तो क्या करेगा, लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस प्रकार से इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे और उनके लिए CFSE वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक में Ap+3 है, एक में Ap+2 है, बट वी नो दैट Ap+3 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज कंपेयर टू +2 के अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग द CFSE वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अर्थात इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आयन पे प्लस आयन की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आई थिंक दैट इज पॉइंट टू क्लियर टू यू, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल metal ion, okay. My dear students, we know that in the size of the central metal ions, we know that in the previous class we have discussed about this first transition series, okay, like this. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या करती है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है, एंड सेकेंड एंड थर्ड ये भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। बट वी नो दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4 और 6 सामान्यतः पाए जाते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं 7, 8, हालांकि कम भी होते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन द पीरियडिक टेबल्स एंड फाइनली इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव सीन दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी CFSE का मान कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, ठीक है। एम आई राइट? तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस जनरल इन द पीरियडिक टेबल व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ती है। अर्थात साइज बढ़ती तो क्या होगा, IP का मान कम हो जाएगा, IP का मान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करने की पावर भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ओके। इस प्रकार यहाँ पे देखा गया है कि जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी अपेक्षा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अपेक्षा क्या होता है, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स है उनकी ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उनकी CFSE इज ग्रेटर देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके। एम आई राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू यू, ओके। एंड आई थिंक दैट अपना ये चैप्टर लगभग फिनिश होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो एक टॉपिक बचा हुआ है, क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।